कहानी शुरू होती है डैनबी से, जो हाई स्कूल की एक सीनियर स्टूडेंट है और अपने आखिरी साल में है। बस कुछ ही दिनों में उसका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। वो हमेशा मैथ्स की क्लास में सो जाती है, जिससे टीचर बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन उसे बोर्ड पर बुला लेता है, लेकिन हमेशा की तरह वो कोई सवाल हल नहीं कर पाती। गुस्से में टीचर उसे सबके सामने डांट देता है। घर लौटकर वो पढ़ाई की परवाह नहीं करती, बल्कि अपना वक्त फोन चलाने और म्यूजिक सुनने में बिताती है। उसकी माँ उसे देखकर चिढ़ जाती है और कहती है, अगर तुम गानों के बोल याद करने की तरह मैथ्स के सवाल सुलझाती तो आज जीनियस होती। वो मजाक में कहती है कि डैनबी ने अपने पापा से ही मैथ्स की कमजोरी विरासत में ली है और इस हालत में कोई यूनिवर्सिटी उसे नहीं लेगी। डैनबी को सबसे ज्यादा तब बुरा लगता है जब उसकी माँ टीवी का चैनल बदलकर अपने पसंदीदा ऐतिहासिक ड्रामे लगा देती है। परेशान होकर डैनबी कमरे से निकल जाती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर चली जाती है। उसकी दोस्त उसे याद दिलाती है कि ये उसका आखिरी मौका है कॉलेज में दाखिला लेने का। अगर अब फेल हुई तो उसके पास न कोई रास्ता होगा न भविष्य। अगले दिन सुबह डैनबी देर से उठती है और भागते हुए एग्जाम देने निकल जाती है। उसकी माँ उसे हौसला देती है कि पूरी मेहनत करना ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। डैनबी घबराई हुई होती है, खासकर मैथ्स वाले हिस्से को लेकर, लेकिन बस में बैठकर वो बार बार नोट्स पढ़ती है। जैसे ही एग्जाम सेंटर पहुंचती है, बस से उतरते हुए वो छाता भूल जाती है। बिल्डिंग के पास पहुंचकर उसे डर लगने लगता है। उसे लगता है वो तैयार नहीं है। वो घबरा जाती है और सोचती है कि एग्जाम देने से बेहतर है भाग जाए। बारिश में भीगती हुई वो नीचे बैठ जाती है। दिल डूबता जा रहा होता है और वो मन ही मन सोचती है, काश मैं गायब हो जाती। तभी सामने बने एक छोटे से पानी के गड्ढे में कुछ अजीब दिखाई देता है। वो पास जाती है और देखती है कि कुछ लोग अजीब कपड़ों में इकट्ठा होकर बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 3 साल से बारिश नहीं हुई है और लोग सूखे से मर रहे हैं। अचानक डैनबी उसी गड्ढे में गिर जाती है और डूबने लगती है, लेकिन मरने के बजाय जब आंखें खोलती है तो खुद को किसी और दुनिया में पाती है। वो घबराकर आसपास के लोगों से पूछती है, क्या यहाँ कोई ऐतिहासिक ड्रामा की शूटिंग चल रही है? राजा उसे देखकर डर जाता है और चिल्लाता है, ये कोई दानव है क्या? डैनबी घबराकर कहती है, नहीं, मैं तो सिर्फ हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। लेकिन उसके बोलने का तरीका वहाँ के लोगों को जादू मंत्र जैसा लगता है और सब और डर जाते हैं। सैनिक तलवारें निकालकर उसे घेर लेते हैं। जब डैनबी को एहसास होता है कि तलवारें असली हैं, वो घबराकर तुरंत कहती है, मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ, कृपया भगवान बारिश भेज दो। लोग उसकी बात को प्रार्थना समझकर दोहराने लगते हैं और जैसे ही सब ऊपर देखते हैं, डैनबी गायब हो चुकी होती है। वो भागकर एक जगह पहुंचती है जहां पूजा के कपड़े रखे होते हैं। वो उनमें से एक कपड़ा पहनकर खुद को पुजारी के रूप में छिपा लेती है और राजा के साथ चल रही सभा में शामिल हो जाती है। वहां राजा कहता है कि अब अंधविश्वास छोड़कर विज्ञान और गणित से देश की समस्याएं हल करनी होंगी। मुख्य पुजारी इसका विरोध करता है और कहता है कि गणित भी एक अंधविश्वास है, उससे प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। वो कहता है कि सूखे का असली कारण स्वर्ग का क्रोध है और बारिश लाने का एक ही तरीका है, राजा और रानी का पवित्र अनुष्ठान। डैनबी धीरे से सभा से निकलकर अपना फोन ढूंढने जाती है, लेकिन दोबारा पकड़ी जाती है। राजा से मिलने का इंतजार करते हुए वो सोचती है कि अगर कभी बारिश हो गई तो शायद वो भाग सकेगी, लेकिन राजा कहता है कि 3 साल से बारिश नहीं हुई है और सच कहूँ तो मुझे तुम पसंद नहीं हो। वो आदेश देता है कि डैनबी को तुरंत फांसी दी जाए। डैनबी डर जाती है और गिड़गिड़ाकर कहती है, रुकिए, मैं भविष्य से आई हूँ, गलती से यहाँ आ गई हूँ। ये वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे इतिहास की बहुत जानकारी है और जब राजा को फर्क नहीं पड़ता तो वो जल्दी से कहती है कि वो मैथ्स में भी बहुत अच्छी है। राजा को दिलचस्पी होती है और वो कहता है, ठीक है, अगर तुम सच कह रही हो तो साबित करो। वो उसे पाइथागोरस प्रमेय का सवाल देता है। पहले तो डैनबी घबरा जाती है और कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो पहचान जाती है और सवाल हल कर देती है। राजा हैरान रह जाता है। वो कहता है कि उसके विद्वान तो ऐसे सवाल को हल करने में 3 दिन लगा देते हैं। उसी पल से सब उसे गोसम यानी विद्वान पुरुष मानने लगते हैं। राजा उसे एक काम सौंपता है, लोगों को गणित सिखाओ। अगर वो सफल हुई तो उसे अपने घर लौटने दिया जाएगा। राजा खुद पहला छात्र बनता है, लेकिन डैनबी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि राजा को गिनती तक नहीं आती। वो धैर्य से उसे गिनती, जोड़, घटाना, फिर गुणा तक सिखाती है। आखिर में वो एक दूसरे राज्य के गणितज्ञ से मुकाबले की तैयारी करते हैं। अगर डैनबी हार गई तो उसे सजा मिलेगी। वो राजा को चुनौती देती है और जब वो गलती करता है तो गुस्से में उसे हल्का धक्का मार देती है। सैनिक तुरंत उसे मारने दौड़ते हैं, लेकिन राजा हंसकर उन्हें रोक देता है।
वे लोग हर बार रानी के आने से पहले सारे गणित के कागज छिपा देते थे और दिखावा करते थे कि वे संगीत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन राजा ने देखा कि डैनबी बहुत भूखी है, तो उसने उसे अपने साथ खाने का निमंत्रण दिया, लेकिन उसे वहाँ का खाना पसंद नहीं आया और वह राजा को रसोई में ले गई। उसने अपने बैग से निकले सामान से उसे इंस्टेंट नूडल्स बना दिए। राजा को वो बहुत स्वादिष्ट लगे, भले ही बहुत तीखे थे। जब डैनबी ने उसे पानी देने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया और कहा कि उसे तीखापन पसंद है। अगले दिन सुबह पूरे महल में उसकी चीखें गूंज उठीं। जब डैनबी देखने गई तो पाया कि उसने अपने कान पर एक ताबीज बांध रखा है। उसे लगा था डैनबी ने उस पर कोई जादू कर दिया है। डैनबी ने आंखें घुमाकर कहा, सुपरस्टार, वो बस नूडल्स थे, कोई काला जादू नहीं। उसने कहा, वो बस मिर्च थी जो तुम्हारे पेट में ज्यादा लग गई। राजा ने हैरानी से पूछा, पेट क्या होता है? तब डैनबी बैठ गई और उसे समझाने लगी कि पेट क्या होता है, आंतें क्या होती हैं और दिल कैसे धड़कता है। उसने कहा, अगर तुम अपना हाथ सीने पर रखो तो उसकी धड़कन महसूस होगी। लेकिन राजा बोला, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। डैनबी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, जब कभी तुम किसी से सच्चा प्यार करोगे तब खुद ही महसूस करोगे। राजा उसकी समझदारी देखकर दंग रह गया और अब वो उसे एक महान विद्वान समझने लगा। उसने उससे कहा कि वो जोसोन के सारे शाही विद्वानों को पढ़ाए, न सिर्फ गणित बल्कि विज्ञान से लेकर खेती तक सब कुछ। उसी रात उसने उसे एक संतरा दिया। डैनबी ने बिना किसी औपचारिकता के कहा, थैंक यू, लेकिन राजा नाराज हो गया और बोला, तुम जोसोन की भिखारी हो, तुम्हें उस फल को कम से कम 3 दिन तक संभाल कर रखना चाहिए था। तुम आशीर्वाद की कद्र नहीं करती। डैनबी हंस पड़ी और बोली, ये बस एक संतरा है, इतना नाटकीय मत बनो। बाद में दोनों महल के आंगन में गेंद खेलने निकल गए और डैनबी ने उसे सालों बाद पहली बार दौड़ाया। अगले दिन राजा अपनी भावी रानी के साथ बैठा और उसे बताया कि आज रात उसके सूप में एक प्रेम औषधि मिलाई जाएगी और उसके बाद उनकी शादी होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो कटोरा गलती से डैनबी के हाथ में चला गया। उसे पीने के बाद वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगी और महल में ही सो गई। जब वो उठी तो राजा से बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन राजा ने बस कहा, कुछ नहीं हुआ गोसम, भूल जाओ। फिर दोनों टहलने निकल गए। राजा ने कहा, अगर तुम अपना मिशन पूरा कर सकोगी तो तुम्हें परिषद में ऊंचा दर्जा मिलेगा और एक शाही घोड़ा भी इनाम में मिलेगा। लेकिन डैनबी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बारिश गिरते ही मैं अपने संसार में लौट जाऊंगी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अब से मुझे राजा की तरह मत समझो, हम दोनों बराबर हैं, आदमी से आदमी। अगले ही दिन मुसीबत आ गई। डैनबी को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर राजा का मजाक उड़ाने का इल्जाम लगा। उसे बांधकर सजा देने की तैयारी होने लगी। तभी राजा वहां आया और पुजारियों से कहा कि यह युवा विद्वान बहुत ज्ञान रखता है। लेकिन एक पुजारी ने मौका देखकर कहा, ठीक है, तो फिर मैं ही इसे परखता हूँ। इसे 2 हफ्तों का समय है, अगर तब तक बारिश नहीं हुई तो इसे मार दिया जाएगा। डैनबी ने हार नहीं मानी। वो लगातार पढ़ाई और गणनाएं करती रही। राज दरबार के संगीतकार ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर बारिश नापने वाला एक यंत्र बना लिया और फिर अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। डैनबी खुशी से झूम उठी, लेकिन राजा को उसकी वो बात याद आई कि बारिश गिरते ही वो चली जाएगी। वो भागकर उस घर पहुंचा जहां डैनबी रह रही थी और उसे बारिश नापने वाले यंत्र के सामने रोते हुए पाया। उसने कहा, तुम्हें अभी भागना होगा, मैंने तैयारी कर ली है, मिंग जाने वाला जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन डैनबी ने सिर हिलाया और बोली, मैंने जिंदगी भर बस भागा है और इसी भागने की वजह से यहाँ आ पहुंची हूँ। तभी महल का संगीतकार वहां पहुंचा, जो दरअसल उच्च पुजारी के साथ मिला हुआ था। पुजारी ने उसे आदेश दिया था कि उस विद्वान को मार डाले, क्योंकि उसे शक था कि डैनबी सच में भविष्य से आई है। संगीतकार ने पुजारी से कहा, अगर ये सच है तो वो और भी खतरनाक है, हमें इसे खत्म करना होगा। फिर वो डैनबी को घोड़े पर बैठाकर जंगल की ओर भाग गया। जब वे घने जंगल में पहुंचे तो उसने कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम लड़की हो, लेकिन मैं शरीफ आदमी हूँ, तुम्हारा राज्य मेरे साथ सुरक्षित है। डैनबी ने कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो नौकरी एक लड़के को मिलने वाली थी, मुझे बस मौका लेना पड़ा। इसी बीच महल में उच्च पुजारी राजा को समझाने लगा कि डैनबी द्वारा सिखाई गई सारी चीजें मिटा दी जानी चाहिए, खासकर वो नई लिखावट जो वो बना रही थी। उसने कहा कि उन्हें परंपरा पर टिके रहना चाहिए और उस लड़के के प्रभाव को मिटा देना चाहिए। लेकिन राजा ये बात मान नहीं सका। वो घोड़े पर सवार होकर खुद उसे ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ जंगल में सिपाहियों ने डैनबी और संगीतकार को पकड़ लिया। संगीतकार ने उसे भागने दिया और खुद तलवार लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। तभी रानी भी वहां पहुंच गई। उसके पैर खून से लथपथ थे। वो उन्हें ढूंढते हुए दौड़ी चली आई थी। डैनबी सड़क पर आगे बढ़ती रही जब तक कि वो एक दौराहे पर नहीं पहुंची और समझ नहीं पाई किस दिशा में जाए। तभी उसे राजा की एक बात याद आई, सूरज ही जोसोन की घड़ी है। उसने सूरज की दिशा में चलना शुरू किया और अंततः समुद्र तक पहुंच गई, जहां राजा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उस रात दोनों साथ बैठकर तारों को देखने लगे। डैनबी ने कहा, भविष्य में हम ऐसे तारे नहीं देख पाते, सिर्फ कुछ ही सबसे चमकीले। राजा मुस्कुराया और बोला,
अभी देखो, जो तारे तुम देख रही हो वो वही हैं जिन्हें तुम देखने का चुनाव करती हो। अगर तुम रुक कर ध्यान से देखो तो तुम और बहुत कुछ देख सकोगे। वो सितारे तो हमेशा से वही थे, बस तब तक दिखाई नहीं दिए जब तक तुमने उन्हें देखने का फैसला नहीं किया। आंखें वही देखती हैं जो दिल देखना चाहता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद राजा ने कबूल किया कि वह उससे प्यार करता है। उसने कहा कि वह एक नई आसान भाषा बनाना चाहता है ताकि आम लोग भी सीख सकें, सिर्फ रईस नहीं। तभी डैनबी को कुछ याद आया। उसने भविष्य से लाई हुई अपनी मुद्रा निकाली और उस पर राजा का चेहरा देखा। तब उसे एहसास हुआ कि वो सच में सफल होगा। जब राजा वापस महल लौटा तो उसने घोषणा की कि जो लोग जनता की सेवा करें उन्हें वेतन दिया जाएगा। उच्च पुजारी ने हैरानी से सहमति जताई और कहा, जो व्यक्ति जनता का भला करे उसे इनाम मिलना चाहिए। फिर उसने पूछा, तुम्हें गोसम कैसा लगता है? लेकिन दरबार में बाकी सब इससे असहमत थे। उनका मानना था कि गोसम को या तो देश निकाला दे देना चाहिए या फांसी देनी चाहिए। फिर भी डैनबी राजा को गुप्त रूप से सब सिखाती रही, गणित, लेखन और तर्क, बिना पुजारियों को बताए। एक दिन जब वो महल में टहल रही थी तो उसने रानी को छिपकर खाते हुए देखा। रानी को ज्यादा खाने से मना किया गया था ताकि वो मोटी न हो जाए और उसका रूप न बिगड़े। डैनबी ने उसे अपने इंस्टेंट नूडल्स का एक कप ऑफर किया। रानी ने स्वीकार किया और दोनों खाते खाते बातें करने लगी। उस दिन के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद रानी ने राजा से कहा कि उसे सब कुछ पता है। उसने ये बात रानी माँ को भी बता दी, क्योंकि डैनबी दरअसल राजा की रखैलों में से एक बनने वाली थी। अचानक डैनबी को बिना समझे सजाया जाने लगा। महल की दासियां उसे तैयार कर रही थीं, उसका श्रृंगार कर रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसे राजा के साथ दोपहर की विश्रांति के लिए तैयार किया जा रहा है, यानी उसे राजा की पहली स्त्री बनना था। जैसे ही उसे ये समझ आया, वो डरकर भाग गई। एक दासी ने तुरंत राजा को खबर दी कि वह रास्ते में भाग गई है। राजा खुद उसे ढूंढने निकला और आखिरकार उसे पाकर उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। डैनबी चिल्लाई, आपने कहा था कि हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, मैं सिर्फ 19 साल की हूँ। राजा मुस्कुराया और बोला, 19? तो तुम पहले से ही 3 साल की बालिग हो, अब बच्ची नहीं रही। और मुझे पता है कि तुम लड़की हो, फिर भी मैंने कभी तुम्हें छुआ तक नहीं। लेकिन आज रात तुम्हें यहीं रहना होगा, सबकी निगाहें हम पर हैं। डरो मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। अगले दिन डैनबी संगीतकार से मिलने गई। उसने पूछा, क्या तुम सच में भविष्य में वापस जाना चाहती हो? लेकिन डैनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मन उलझा हुआ था और दिल में शक भरा हुआ। वो चुपचाप चली गई और अकेले बैठ गई। कुछ देर बाद रानी आई और बोली कि कोई उसे बुला रहा है। जब डैनबी महल में गई तो उसने खुद को रानी माँ के सामने पाया, जो बिल्कुल उसकी असली माँ जैसी दिखती थी। वो जोर जोर से रो पड़ी और कोई नहीं समझ पाया कि वो अचानक क्यों रोने लगी। उसी रात वो जोसॉन के नए खगोलीय तंत्र को देखने गई, जिसे बनाने में उसने खुद मदद की थी। ये प्रणाली राज्य को दिनों और महीनों की सही गणना करने में मदद करती थी। फिर राजा ने उसे एक और चीज दिखाई जिस पर वो काम कर रहा था। उसने 28 अक्षरों का एक नया वर्णमाला तंत्र बनाया था ताकि जोसॉन के आम लोग भी पढ़ लिख सकें, सिर्फ विद्वान ही नहीं। जब वे दोनों महल के मुख्य कक्ष में पहुंचे तो राजा ने उसे औपचारिक कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर उसने उसके सिर पर शाही हेयर पिन लगाया, जो विवाह का प्रतीक था, और बोला, मेरे साथ हमेशा रहो। डैनबी रो पड़ी और बोली, मैं नहीं रह सकती। मैंने खुद से वादा किया था कि बारिश आने पर मैं वापस जाऊंगी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, वो मुझ पर भरोसा करती है। राजा ने धीरे से कहा, तो जाओ, उससे मिलो और फिर लौट आओ, हम यहीं साथ रहेंगे। लेकिन डैनबी ने फिर मना कर दिया। राजा का सब्र टूट गया और वो गुस्से में बोला, सही कहा तुमने, भविष्य इस जोसॉन से बेहतर है, जो बीमारियों और दुखों से भरा है। जो करना है करो। वो टूटे दिल के साथ चला गया। डैनबी वहीं खड़ी रह गई। अचानक किसी ने उसके सिर पर वार किया और वो बेहोश हो गई। किसी ने उसे तलवार से घायल किया और पूरा महल आग में झोंक दिया गया। जब राजा को ये खबर मिली तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूदकर उसे बचाया। अगले दिन राजा ने अपने सहायक को बुलाया और कहा, वो प्राचीन ग्रंथ कल रात गायब हो गया। उसने उच्च पुजारी पर चोरी का आरोप लगाया। राजा ने पुजारी का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि अपराध करने के बाद सबूत मिटा देने चाहिए? फिर उसने डैनबी की ओर देखा और पूछा, क्या यही वो आवाज थी जो तुमने सुनी थी? डैनबी ने सिर हिला दिया। असल में उसकी थैली में रखा वही ग्रंथ था जिसने तलवार के वार से उसकी जान बचाई थी। राजा ने गुस्से में पुजारी से कहा, तुम जानते थे वो मेरे लिए क्या मायने रखती है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? पुजारी ने ठंडे स्वर में कहा,
क्योंकि अगर ये नई भाषा फैल गई तो युवा लोग खुद सोचने लगेंगे। इससे अराजकता फैलेगी और राज्य नष्ट हो जाएगा। मुझे मरने से डर नहीं है, मुझे उस अव्यवस्था से डर है जो भविष्य को बर्बाद कर देगी। राजा ने जवाब दिया, चाहे तुम कितना भी रोकने की कोशिश करो, मैं ये लेखन प्रणाली जनता के लिए बनाकर रहूंगा। मैं वो इंसान बनना चाहती हूँ जो अपने सपनों को सच कर सके। हम उस भविष्य से क्यों डरें जिसमें हम रहेंगे ही नहीं, उस दुनिया से क्यों डरें जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। लेकिन पुजारी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो घुटनों पर गिर गया और बोला, कृपया मुझे मार दीजिए और सब खत्म कर दीजिए। कुछ ही देर में आसमान धुंधला हो गया और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। डैनबी महल के चारों ओर घूमकर अपने सभी दोस्तों से आखिरी बार विदा लेने लगी। राजा ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ सबसे दूर तक चल सकता हूँ? दोनों साथ साथ चलते हुए समुद्र किनारे पहुँच गए। वहाँ डैनबी उसी तालाब में उतरी जिसमें वो पहली बार गिरी थी और खुद को फिर से डूब जाने दिया, ठीक पहले की तरह। कुछ ही पलों बाद वो फिर से उभरी, इस बार अपने असली संसार में। उसने चारों ओर देखा और पाया कि यहाँ तो बस कुछ सेकंड ही बीते थे। परीक्षा का समय अभी बाकी था। वो जितनी तेज दौड़ सकती थी उतनी तेजी से परीक्षा हॉल की ओर भागी, जहाँ उसका शिक्षक बाहर खड़ा था। प्रवेश परीक्षा अभी अभी शुरू हुई थी। वो भागकर अपनी सीट पर पहुंची और परीक्षा देने लगी। उस दिन बाद में जब वो घर लौटी तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। डैनबी दौड़कर उसकी बाहों में समा गई और उसे कसकर गले लगा लिया। अब डैनबी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका व्यवहार, उसका नजरिया, सब कुछ। उस सफर ने उसे लोगों और अपने आसपास की चीजों की कद्र करना सिखा दिया था। महीने बीत गए। एक दिन जब वो स्कूल से बाहर निकली तो फिर से आसमान खुला और बारिश शुरू हो गई। अचानक किसी ने उसके सिर पर छाता रख दिया। उसने ऊपर देखा तो चेहरा बहुत जाना पहचाना लगा। वो बिल्कुल जोसॉन के राजा जैसा दिखता था। उसने मुस्कुराकर कहा, हम बहुत पहले मिले थे बस में। तुमने अपना छाता गिरा दिया था और यही कहानी खत्म हो जाती है। अगर तुमने इसे अंत तक देखा है तो हमें बताओ कि तुम्हें कैसी लगी और अगली बार किस कहानी का सार सुनना चाहोगे। देखने के लिए धन्यवाद।